हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हम लोगों ने वादा किया था कि कल के टॉपिक में हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर्स को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार हम किसी अपरिमेय संख्या को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड दोनों के लिए मैंने एक साथ ही बनाया है। मेरी पहली वीडियो और मेरी दूसरी वीडियो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कॉमन रूप से बनाई गई है, क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ डिफिनीशंस अंग्रेजी में भी बोले हैं और उसका हिंदी रूपांतरण भी मैंने किया हुआ है। आगे आने वाले वीडियो में मैं इन तीनों टॉपिक्स का जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं भेज दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑफ नंबर लाइन, कि किस प्रकार हम एक संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन के पहले हम लोग को एक थ्योरम जानना होगा जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो वर्क करता है एक राइट एंगल ट्रायंगल पर। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर हमारे पास एक 90 डिग्री का पॉइंट है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम हिंदी भाषा में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए हम उसकी परिभाषा को देखेंगे तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एन एंगल whose मेजरमेंट इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री उसे हम लोग राइट एंगल के नाम से जानते हैं। और एंगल को जब हम कन्वर्ट करेंगे 3 साइड में तो बनता है हमारा ट्रायंगल। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का डिफिनीशन क्या हो गया कि ए ट्रायंगल whose वन एंगल इज़ 90 डिग्री, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। एन ट्रायंगल whose वन एंगल इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो समकोण त्रिभुज की डिफिनीशन थी। अब यहाँ पर हम इसकी भुजाओं के बारे में जानेंगे। तो जिस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बनता है जस्ट उसके सामने की भुजा जो होती है उसको हम लोग हाइपोटेन्स के नाम से जानते हैं। हाइपोटेन्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ण। उसके बाद जो परपेंडिकुलर लाइन आपको दिखाई दे रही है वो हमारी है P, उसको हम P से शो करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं लंब। और तीसरी साइड जो हमारी बेस के नाम से जानी जाती है उसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं आधार। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये 3 साइड कंपलसरी हमको मिल चुके हैं। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम में सबसे बड़ी भुजा समकोण में कर्ण की मानी जाती है, जो आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद परपेंडिकुलर साइड और बेस साइड ये कर्ण से छोटे होते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ने एक फार्मूला आपको दिया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमको सबसे बड़ी साइड मतलब हाइपोटेन्स का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग यूज करते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी भाषा में इसको कहेंगे कि अगर कर्ण का वर्ग आपको ज्ञात करना है तो आप लंब के वर्ग को और आधार के वर्ग को जोड़ लेंगे और जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा हाइपोटेन्स का स्क्वायर होगा। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा अगर हाइपोटेन्स सबसे बड़ी साइड है तो परपेंडिकुलर और बेस उससे छोटी साइड है, तो हम इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी फार्मूला है। अगर आपको परपेंडिकुलर साइड का वैल्यू जानना है तो आप हाइपोटेन्स स्क्वायर से बेस स्क्वायर को माइनस कर देंगे, क्योंकि हाइपोटेन्स एक बड़ी साइड होती है और बेस और परपेंडिकुलर उससे
छोटी होती हैं, तो बड़े साइड से हम छोटी साइड के माइनस करके छोटी साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको बेस का स्क्वायर मालूम करना है तो हाइपोटेन्स के स्क्वायर से परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर हम माइनस करेंगे। इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर आप स्क्वायर से भी रूट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमको क्लास 8 का एक टॉपिक याद होगा, स्क्वायर रूट निकालना। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट को भी जानकर यहाँ से इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। आगे किसी वीडियो में मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय पर कुछ क्वेश्चंस उसको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कि कैसे पाइथागोरस प्रमेय आपके लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पर कर्ण, लंब और आधार, इन्हीं के तरीके से हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण करेंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम किस प्रकार से आपकी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक अपरिमेय संख्या को किस प्रकार हम एक संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या को सेलेक्ट कर लिया है जिसका वैल्यू है √2। छात्रों, हमको √2 का निरूपण करना है नंबर लाइन पर। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट, कैसे करेंगे, किस टाइप से करेंगे? बहुत ही इजी है। इसको आप ज़रा सा भी प्रेशर में लेके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल सी संख्याओं को हम नंबर लाइन पर दिखाते हैं सेम टू सेम वैसे ही आपको इसको दिखा देना है। बस एक बात ध्यान में आपको रखनी है कि जिस नंबर को आप नंबर लाइन पर दिखाना चाहते हैं पाइथागोरस थ्योरम में उसे हम हाइपोटेन्स की जगह पर यूज करेंगे। मतलब √2 का वैल्यू जो है उसे हम हाइपोटेन्स का वैल्यू मानेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम h² = p² + b² रखेंगे तो यहाँ पर h² के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, √2 रखेंगे। √2 हो गया। अब √2² = हाइपोटेन्स का स्क्वायर करना है। हाइपोटेन्स का वैल्यू हमने लिया √2। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है परपेंडिकुलर की साइड आपको 1 यूनिट ही लेनी है। परपेंडिकुलर की साइड जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक सीधी रेखा रहेगी उसको हम परपेंडिकुलर साइड कहेंगे, उसको आप 1 यूनिट ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर की साइड पर 1² यूज़ कर लिया। अब हमको वैल्यू निकालना है b² मीन्स आधार का मान। तो यहाँ पर हम एक्सचेंज करेंगे टर्म्स को इक्वल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे b² का वैल्यू √2² जो होगा 2 एंड 1² होगा 1, जिसका वैल्यू आपको जाके मिलेगा 1। मतलब आपको पता चल गया है कि परपेंडिकुलर साइड का वैल्यू भी आपका है 1 यूनिट एंड बेस का भी आपको जो वैल्यू मिल गया है वो आपका है 1 यूनिट। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपको परपेंडिकुलर साइड का वैल्यू 1 यूनिट यूज़ करना है और बेस का साइज़ जो है वो भी 1 यूनिट यूज़ करना है। तो पहले हम इस फार्मूले से बेस, हाइपोटेन्स और परपेंडिकुलर साइड का वैल्यू निकाल लेंगे, तब उसके बाद हम फिगर में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमको क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने p और b का वैल्यू निकाल लिया है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं कि कैसे इसको हम यहाँ पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बड़ा ही सावधानी का प्रयोग करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बोर्ड पर डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मेज़रमेंट से किसी तरीके से वैल्यू लेने की कोशिश करूँगा। अच्छा होगा कि आप पेपर पर ही स्केल और पेंसिल का यूज़ करते हुए आप उसको डायग्राम पर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उसको बनाने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट्स चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन हम ड्रा कर देंगे।
काफ़ी पहले वाले क्लासों में आप नंबर लाइन पर नंबर को शो करना तो सीख ही चुके हैं। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर कोई हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो नेगेटिव नंबर शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया 0। उसके बाद हम 1 यूनिट इक्वल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि ये दूरी हमने इसको लिया 1, यहाँ से इतनी दूरी को ले लिया 2 और यहाँ से इतनी दूरी को हमने ले लिया 3। हमको अभी फ़िलहाल इतने की ही ज़रूरत है। आप यहाँ अगर नेगेटिव नंबर्स को शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेंगे -1 और ये हो गया आपका -2। ऐसे आप आगे जा सकते हैं। तो अब हमको स्टार्ट करना है √2 को रिप्रेजेंट यहाँ पर हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 0 से 0 को हम O के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन है ये 0 आप मानेंगे रिप्रेजेंट करेंगे किससे, O से। अब ये जो आपकी दी गई है इस चीज़ को हम यहाँ पर मानेंगे कि दिस इज़ 1 यूनिट। आप इसको 1 इंच के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इसको 1 सेंटीमीटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर अगर मैं 1 सेंटीमीटर का वैल्यू यूज़ करूँगा तो आपको देखने में और समझने में प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहाँ हमने इस वैल्यू को कितना मान लिया है, 1 यूनिट। आप अगर बड़ा फिगर बनाएंगे तो उसके मेज़रमेंट को आप बढ़ा कर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे परपेंडिकुलर साइड को आप 1 यूनिट करके ही यूज़ करेंगे। आप इंच में भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस साइड को लिया बेस के रूप में, इसको हमने कहा 1 यूनिट है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन तैयार करनी है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो आप यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर कंपास के ज़रिए भी बना सकते हैं, लेकिन कंपास के बनाने से आपको बहुत ही सावधानी का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको कंपास के यूज़ से एंगल बनाने की जानकारी भी दूंगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम प्रोटेक्टर का यूज़ करते हुए, चाँदे का यूज़ करते हुए एक 90 डिग्री का लाइन सेगमेंट खींचेंगे इस तरीके से। ये हमारा 90 डिग्री का एक लाइन सेगमेंट है जो 90 डिग्री पर सीधे जा रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप कंपास की टिप और पेंसिल की टिप से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मेज़र लेकर इस लाइन सेगमेंट को कहीं कट कर देंगे। 1 सेंटीमीटर की साइज़ लेकर 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर कंपास और किसकी वजह से, पेंसिल की सहायता से आप यहाँ पर इसको एक कट लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। जहाँ पर ये साइड आपको कटती हुई दिखाई दे उसको आप यहाँ पर एक पॉइंट मान सकते हैं A, और इस जगह को आप मान सकते हैं B। ये हमारा साइज़ हो गया आपका O। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है वो हमारा है 1 यूनिट, ये साइज़ जो है वो हमारा है 1 यूनिट। अब हम लोगों ने क्या किया, आप यहाँ पर तुरंत ही इस O और A को ज्वाइन कर देंगे। O और A को ज्वाइन कर देंगे। तो अभी कुछ देर पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम से यूज किया है, बेस इज इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर साइड इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकला हुआ है वो हमारा स्टूडेंट्स क्या है, वो हमारा है √2। अब हमें इसी को, ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है ये अभी नंबर लाइन पे नहीं हुआ है, नंबर लाइन हमारी ये नीचे वाली लाइन है। केवल अभी हमें मिला हुआ है कि √2 का लेंथ कितना है। तो अब इस लेंथ को हमको रिप्रेजेंट कर देना है नंबर लाइन पर। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे कि आप पेंसिल की टिप पॉइंट A पर रखेंगे, कंपास की टिप आप यहाँ पर पॉइंट O पर रखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद एक आर्क लगाते हुए आप इस तरीके से इस लाइन को काट देंगे। ठीक,
जहाँ ये पॉइंट आपको मिलेगा उस पॉइंट को आप यहाँ पर सिंबल देंगे, कोई भी लेटर यूज़ करेंगे P। यहाँ पर जो P का वैल्यू है स्टूडेंट्स, वही वैल्यू हमारा क्या है, √2 है। उस वैल्यू को अब हम करेंगे √2 के नाम से रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से हमने बड़े ही आसानी से √2 को शो कर दिया है एक नंबर लाइन पर। तो एक बार फिर से आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ने आपकी कितनी मदद की है। तो चलिए एक बार इसको हम आगे बढ़ते हुए अब आपको दोबारा दिखाते हैं √3 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। √3 का वैल्यू निकालने के लिए हम फिर उसको क्या करेंगे कि एक तरीके से फिर से हमको नंबर लाइन शो करना पड़ेगा और फिर से हमको जाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम में। यहाँ आप ध्यान देंगे कि अगर हम √3 को नंबर लाइन पे शो करेंगे तो पहले ये चेक कर लें कि उसके परपेंडिकुलर साइड और उसकी बेस वाली साइड क्या होगी। तो हमने आपको जैसे कहा था कि आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू P² + B²। दिस इज़ ए पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हमने आपको कहा था कि आप एच को, हाइपोटेन्यूज को आप यहाँ पर लेंगे √3। क्यों लेंगे? क्योंकि अब हमको √3 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर करना है। तो हम यहाँ √3 को करेंगे स्क्वायर में। दूसरी पॉइंट आपको परपेंडिकुलर साइड आपको 1 यूनिट ही लेनी है, सो इज़ इक्वल टू 1²। अब आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर जब आप एक्सचेंज करेंगे टर्म्स को, ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो आपको b का वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, b²। यहाँ पर आप लिखेंगे सो b² इज इक्वल टू, आप ट्रांसपोजिंग करेंगे 1² का, तो आप देखते हैं √3² √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 1² इज इक्वल टू 1। हैंस ये वैल्यू जो आपका निकला हुआ है वो निकला हुआ है ओनली 2। लेकिन हमको यहाँ पर वैल्यू मिला हुआ है b² का, सो अगर आप ओनली b का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू होगा आपका √2। ये वैल्यू आपका होगा √2। मतलब ये हो गया कि आपको अगर √3 को आपने मान लिया है हाइपोटेन्यूज, 1 को आपने ले लिया है परपेंडिकुलर साइड, तो आपको √2 लेना है किसके लिए, √2 को लेना है हमें किसके लिए, बेस के लिए। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि √3 अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको √2 को नंबर लाइन पर दिखाना होगा। इसका मतलब वही प्रोसेस हम एक बार फिर करेंगे। तो चलिए आपके लिए तो अच्छा ही हो गया, एक बार फिर से हम √2 को रिपीट करते हुए डायग्राम लेंगे √3 का। तो फिर वही पुराना काम हम लोग स्टार्ट करते हैं, √3 को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर हम नंबर लाइन शो करते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है। अब इस पे हम बराबर बराबर डिस्टेंस पे कुछ नंबर्स को शो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 0, यहाँ पर हमारे पास है 1, ये है 2, यहाँ पर 3। आप शो कर दीजिए -1 -2। हालांकि नेगेटिव नंबर्स को शो करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर्स अभी आपके नेगेटिव नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो नेगेटिव नंबर्स को दिखा सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम √2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर बेस लिया 1 यूनिट, हमने यहाँ पर बेस लिया 1 यूनिट। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन सेगमेंट खींचनी है। फिर यहाँ पर हमने 1 यूनिट का एक आर्क लगाते हुए एक पॉइंट खोज लिया और यहाँ से हमने बनाया √2। क्लियर हो गया?
तो हमने अभी √2 देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जो मैंने नंबर लिख दिया था देखिए मुझे उसको मिटाना पड़ रहा है ताकि आप एग्जैक्टली √3 के बारे में जान पाएँ। तो स्टूडेंट्स देखिए ये समय जो हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम खींचा हुआ है वो हमारा √2 है। तो आपको थोड़ा सा दिखा दें कि अगर आप ये वैल्यू लेकर इस तरीके से आर्क लगाएंगे तो ये पॉइंट जो आपका है वो आपका है √2। एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं √3 की तरफ। अब स्टूडेंट्स ये जो √2 का लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं वो हमारा होगा बेस। ये √2 की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो हम एज ए बेस यूज़ करेंगे, मीन्स बेस इज इक्वल टू √2। जैसा कि मैंने आपसे कहा था आप परपेंडिकुलर साइड हमेशा 1 यूनिट यूज़ करेंगे, तो हैंस p इज इक्वल टू 1। तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर जानने के लिए आप क्या करते हैं, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर 1 प्लस √2 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, हैंस यस इज इक्वल टू √3। देखिए यहाँ पर h हाइपोटेन्स का वैल्यू 1 यूनिट यूज़ करने पर परपेंडिकुलर के लिए वैल्यू आता है √3। तो स्टूडेंट्स अब ये पॉइंट जो है जिसको हमने कहा कि ये OA है, इसको बेस मानते हुए हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट खींचते हैं। ये आप कैसे करेंगे, पॉइंट A पर प्रोटेक्टर का यूज़ करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन सेगमेंट हम खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पर कंपास की टिप पॉइंट A पर रखेंगे, मेज़रमेंट लेंगे 1 सेंटीमीटर का और इसको एक आर्क से कट कर देंगे। सपोज दैट इस पॉइंट को हम मानते हैं Q। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, Q है। अब आप स्केल से Q और O को ज्वाइन कर देंगे। अब आप स्केल से Q और O को ज्वाइन कर देंगे तो आप देखेंगे √2 वैल्यू है, ये वैल्यू आपका 1 यूनिट है, तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स आपका हो गया √3। तो बस ये मेज़रमेंट जो हमने लिया है वो √3 का मेज़रमेंट है। अब हम क्या करेंगे, कंपास का टिप पॉइंट O पर यूज़ करेंगे, पेंसिल का टिप पॉइंट Q पर यूज़ करेंगे और इस तरीके से रेडियस लेते हुए हम यहाँ पर एक आर्क लगाते हुए इस नंबर लाइन को यहाँ पर कट करेंगे। अब ये जो लेंथ था वो यहाँ पर शो होगा किस नाम से, √3 के नाम से। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बेस लिया √2, वहाँ पर पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते एक लाइन सेगमेंट खींचा A एंड Q, फिर यहाँ हमने 1 यूनिट का मेज़र लेते हुए एक लाइन स्ट्रेट कर दिया और फिर ज्वाइन कर दिया √3 से। फिर मेज़रमेंट लेते हुए, रेडियस लेते हुए हमने एक आर्क से इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पर कट कर दिया। तब देखिए दोस्तों ये हमारा √3 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो चुका है। अब इसी तरीके से एक पॉइंट मैं आपको और यूज़ करके बता रहा हूँ कि आप √5 को कैसे नंबर लाइन पर शो करेंगे। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर √5 को शो करना है तो जैसा कि मैंने कहा है, अगर जिस इरेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है आप तुरंत उसको हाइपोटेन्स का वैल्यू मान लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्स का वैल्यू √5 रखेंगे, p का वैल्यू जैसा कि मैंने बताया आपको हमेशा 1 यूनिट यूज़ करनी है। अब हमको यहाँ पर सर्च करना है कि b मतलब बेस का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर हम देखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू √5 स्क्वायर
माइनस 1 स्क्वायर। ट्रांसपोजिंग करते हुए हमने ये किया है। अंडर रूट 5 स्क्वायर का वैल्यू ओनली 5 माइनस 1, हैंस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4। देन b इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 2 जो निकलेगा वो प्लस एंड माइनस में होगा, मतलब माइनस में भी 2 हो सकता है और प्लस में भी 2 हो सकता है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, इफ़ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू रूट 5 परपेंडिकुलर साइड इज इक्वल टू 1 यूनिट, देन बेस इज इक्वल टू 2। तो मतलब हमको मिल गया कि हमको बेस के लिए 2 यूज़ करना है, परपेंडिकुलर साइड 1 यूनिट यूज़ करनी है, तब जाके हमको हाइपोटेन्यूस मिलेगा अंडर रूट 5। तो चलिए एक बार फिर हम अंडर रूट 5 के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन शो करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 0, यहाँ यूज़ करेंगे 1, यहाँ यूज़ करेंगे 2, ये हो गया 3। चलिए -1 भी हम ले लेते हैं। अब देखिए हमको बेस की जगह पर कितने यूनिट का इस्तेमाल करना है, 2 यूनिट्स। तो इसका मतलब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम ये पूरी लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये हम पूरे 2 यूनिट यूज कर लेंगे। ये जो वैल्यू है वो आपका है कितने की यूज़, 2 यूनिट के लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक लाइन सेगमेंट खींच देंगे। ये देखिए 2 यूनिट और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक लाइन सेगमेंट हम खींचेंगे, लेकिन यहाँ पर कंपास का टिप आप इस पॉइंट पर रखते हुए 1 यूनिट का मेज़र लेकर इस लाइन सेगमेंट को कट कर देंगे। सपोज दैट इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, P, और इस पॉइंट को ले लिया हमने Q, जिसका वैल्यू आपने लिया है 1 यूनिट, और ये वैल्यू देखिए आपने सेलेक्ट किया हुआ है कितने यूनिट के बराबर, 2 यूनिट। अब आपके पास हो गया 2 परपेंडिकुलर साइड 1 यूनिट, देन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू रूट 5। देखिए आपके सामने जो हाइपोटेन्यूस बना हुआ है वो है अंडर रूट 5। 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अब ये तो रूट 5 का लेंथ हमें मिला, लेकिन इसको हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, आप कंपास का टिप पॉइंट O पर रखेंगे, पेंसिल की टिप आप Q पर रखेंगे, और इस तरीके से रेडियस लेते हुए इसको हम कट करेंगे। ये जाके आपको मिलेगा अंडर रूट 5। ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं वही हमारा है रूट 5। तो इस तरीके से हमने आज आपको शो किया कि आप किस तरीके से नंबर लाइन पर रूट 2, रूट 3 और रूट 5 शो कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.41, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73 एंड अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2.23 इसका डेसिमल में वैल्यू होता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से रूट 7, रूट 10 नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो ये आज हमारा वीडियो जो था आपके लिए था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी और अब आप आसानी से रूट 2, रूट 3 और रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर बड़े ही आराम से कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़ी ही खुशी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए टिप्स आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगले वीडियो में मैं क्लास 9th के नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आऊँगा और क्लास 10th और क्लास
फर्स्ट ईयर 11th के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी ही वो भी आपके सामने हाजिर होंगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप मेरे पढ़ाए गए मेथड से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरे पढ़ाए गए मेथड को बहुत ही लाइक करेंगे। थैंक यू।